हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे ऑनलाइन चैनल पे। देखिए, हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन कर रहे थे और उसके अंदर हम लोगों ने उनके सारे रिलीजियस चीज़ें, उनकी पॉलिटिकल चीज़ें, उनकी इकोनॉमिक चीज़ें, सब चीज़ें कर ली थी। आज की क्लास में हमें उनकी साइट्स के बारे में समझना है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स थी जो हड़प्पा सभ्यता के अंदर थी। तो मेजर साइट्स थी हड़प्पा की। पहली जो थी वो हड़प्पा ही थी, सबसे पहले हड़प्पा मिली थी, इसलिए इसको नाम ही हड़प्पा दिया है। सबसे पहली साइट जो मिली थी वो हड़प्पा मिली थी। किसने इसकी खोज की? इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। आप लोकेशन देख सकते हो, दिस इज हड़प्पा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर पड़ता है ये, पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे। यहाँ पे आपको एक और दिख रहा है मोहनजोदारो, ये भी आपको पाकिस्तान वाले एरिया में मिलेगा। ठीक है, मैप में देख सकते हो। इसको किसने डिस्कवर किया था? दयाराम साहनी ने इसको डिस्कवर किया था। ये सबसे पहले डिस्कवर हुई थी, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? ये थी मांडगोमारी, यानी कि पाकिस्तान के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट है, ये जिला है, वहां पे ये साइट मिली थी हड़प्पा, जिसको हमने नाम दिया। रावी रिवर के किनारे है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी ग्रेनरी मिली है, बहुत बड़ा अन्नागार मिला है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि उस साइट का नाम बताओ जहां पे बहुत बड़ा अन्नागार मिला है। ठीक है, तो बहुत बड़ी ग्रेनरी। ग्रेनरी क्या होता है? जैसे एफसीआई के गोदाम होते हैं ना, वेयर हाउस, जहां पे आप क्या करते हो, जहां पे आप अपने अनाज को स्टोर करके रखते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे ट्विन बरियल मिले हैं। ट्विन बरियल, युग्म समाधि मिली है। ठीक है, युग्म समाधि मिली है, ट्विन बरियल। ट्विन बरियल मतलब एक ही कब्र में दो लोगों को दफनाया हुआ है, दैट इज ट्विन बरियल। ठीक है, युग्म समाधि क्या है? जिसके अंदर कोई व्यक्ति मेडिटेशन कर रहा है और योगी की मूर्ति, इस तरीके की चीजें यहाँ पे मिली है। नटराज की मूर्ति मिली है, मात्र देवी मिली है, मतलब कि एक फीमेल गॉड का स्टेचू मिला है। ठीक है, महिला है, फीमेल गॉड का स्टेचू मिला है। और कब्रिस्तान मिला है, R37 कब्रिस्तान मिला है। आप कुछ इमेजेस से आपको आइडिया होगा कि मैं बात किसकी कर रही हूँ। ये देखो, ये मेडिटेशन करता हुआ एक व्यक्ति मिला है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये ट्विन बरियल, ये दो कंकाल एक में ही मिले हैं, इसको ट्विन बरियल कह रहे हैं आप। बड़े बड़े गड्ढे खोद के और इंसान को दफनाया जाता था। ये सारी पिक्चर्स आपको दिख रही है। एक पिक्चर मुझे नेट पे मिली नहीं, मैंने काफी सर्च किया, लेकिन आप इस चीज को याद करना कि एक पिक्चर वहां पे ऐसी मिली है कि स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है। स्त्री के गर्भ से, स्त्री की एम्ब्रियो से ऐसे पौधा निकलता हुआ दिखा रखा है। एक ऐसी पिक्चर मिली है। यानी वो पिक्चर क्या बता रही है? ऐसा बताती है कि भाई जो महिला है वो सृष्टि की क्रिएटर है, वो नेचर की क्रिएटर है, मतलब महिला को बहुत ज्यादा सम्मान दे रखा है। फीमेल गॉडेस की मूर्ति तो मिली ही मिली है, साथ में महिला के शरीर से, महिला के पेट से एक पौधा निकलते हुए की भी फोटो मिली है। ठीक है, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, कहीं कहीं, सब जगह नहीं था। आर्यन समय में, जब आर्यन के टाइम हम पढ़ेंगे वैदिक काल, वहां आप देखोगे हर घर के सामने स्वास्तिक चिन्ह मिलेगा। यहाँ कहीं कहीं स्वास्तिक चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं, वीट और बार्ले के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमने हड़प्पा के बारे में जाना। ये आप देख सकते हो, ये महिला है, शायद ये वही पिक्चर है, आई एम नॉट श्योर, शायद ये वही पिक्चर है जिसके अंदर ये पेड़, आपको शायद ये पेड़ की तरह ही कुछ दिख रहा है बाहर निकलता हुआ इनकी गर्भ से। ये नटराज की मूर्ति आप लोगों को दिख रही है, नटराज की मूर्ति आप लोगों को दिख रही है। ये मात्र देवी आपको दिख रही है, फीमेल गॉड के रूप में आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इस तरीके से महिलाओं को सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता था। यहां से हमको इन बातों का एहसास होता है। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो या मोहनजोदारो, इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसको मृतकों का टीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। बहुत सारी डेड बॉडीज यहाँ पे मिली थी, मृतकों का टीला भी कहते हैं, यानी माउंटेन ऑफ डेड्स भी इसे कहते हैं। कहाँ पे है ये? सिंध प्रोविंस में है, पाकिस्तान। लोकेशन मैंने आपको दिखाई थी। ये इंडस नदी के किनारे है। जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है, ये इंडस नदी के किनारे है। राखलदास बैनर्जी ने इनकी खोज की थी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सभागार मिला है, जैसे बहुत सारे लोग इकट्ठे होके कोई डिसीजन लेते हो, या कोई पूजा वूजा के अंदर सब लोग इकट्ठे होते हो, कोई ऐसा ना बड़ा सा बैंकेट हॉल बोलते हैं ना आज के टाइम में, ऐसा वहां सभागार मिला है। बहुत बड़ा ग्रेट बाथ मिला है, एक स्नानागार मिला है, बहुत बड़ा ऐसे तालाब सा है, जिसको आज के टाइम में आप स्विमिंग पूल कह देते हो, कि सब लोग वहां पे पूजा अर्चना के लिए इकट्ठे स्नान करते हो। कॉपर से निर्मित नर्तकी मिली है, यानी डांसिंग गर्ल मिली है कॉपर की। ठीक है, मेडिटेशन करते हुए साधु मिले हैं यहाँ पे, मोहनजोदारो मेडिटेशन करते हुए साधु मिले हैं। उसके बाद लोथल, जो गुजरात के अंदर है, इसके बारे में समझते हैं। इसको रघुनाथ राव ने इसकी डिस्कवरी की थी, और ये भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ पे है? भोगवा नदी के किनारे है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह था, पोर्ट सिटी। लोथल को पोर्ट सिटी के नाम से भी जानते हैं।
पोर्ट सिटी के नाम से यानी बंदरगाहों के शहर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे डॉकयार्ड मिला था। डॉकयार्ड समझते हो, जो शिप होता है उस शिप का जो प्लेटफॉर्म होता है ना नीचे का, उसको डॉकयार्ड कहते हैं। तो डॉकयार्ड मिला है यहाँ। यहाँ अग्निकुंड मिला है, हवन कुंड कहते हैं जिसको, अग्निकुंड, वो मिला है। हॉर्स का स्टैच्यू मिला है। हालांकि इंडस वैली में घोड़े नहीं थे, लेकिन यहाँ पे हॉर्स का स्टैच्यू मिला है। इसको सिटी ऑफ डेड कहते हैं। याद रखोगे, मोहनजोदारो को माउंटेन ऑफ डेड कहते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं। इसको सिटी ऑफ डेड कहते हैं, इसको मृतकों का शहर कहते हैं। धान और बाजरे के साक्ष्य यहाँ पे देखने को मिलते हैं। किसके? धान और बाजरे के साक्ष्य आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपकी साइट है कालीबंगा। कालीबंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ब्लैक बेंगल्स मिली थी, काले रंग की चूड़ियां मिली थी, ब्लैक बेंगल्स, नाम दे दिया कालीबंगा। और आमलानंद घोष ने इसको डिस्कवर किया था। किसने? आमलानंद घोष ने इसको डिस्कवर किया था। हनुमानगढ़ राजस्थान में ये पाया जाता है। और यहाँ पे जुते हुए खेत का मतलब ऐसा खेत जहाँ पे जुताई हो चुकी थी, उसके प्रमाण मिलते हैं, उसके एविडेंसेस, उसके साक्ष्य मिलते हैं। अगली साइट हमें समझनी है धोलावीरा। धोलावीरा को डिस्कवर किया जगतपति जोशी ने। जगतपति जोशी ने। ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर मिलता है। ये एकमात्र टाउन है जो 3 पार्ट्स में बटा हुआ था। एकमात्र टाउन था जो 3 पार्ट्स में बटा हुआ था। ठीक है। यहाँ पे एक स्टेडियम देखने को मिलता है, बहुत बड़ा सा जलाशय मिला यहाँ पे, यानी वाटर रिजर्वॉयर मिला जहाँ पे पानी को स्टोर करते होंगे। बहुत बड़ा जलाशय देखने को मिलता है यहाँ पे। समझ रहे हो बात को? ये धोलावीरा की बातें हम समझ रहे हैं। इसके बाद चनूदड़ो। क्या है अगली साइट? चनूदड़ो। आरसी मजूमदार ने इसकी डिस्कवरी की। सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में ये मिलता है। इकोनॉमिक और कमर्शियल कैपिटल कहलाता है, यानी कि आर्थिक राजधानी। हड़प्पा की आर्थिक राजधानी कौन थी? चनूदड़ो थी। आर्थिक राजधानी चनूदड़ो थी। ठीक है। पोर्ट सिटी लोथल। समझ गए बात को? ये एक इंडस्ट्रियल टाउन था, इंडस्ट्रीज ज्यादा थी यहाँ पे। ठीक है। मतलब वो वाली इंडस्ट्री मत समझना जो आज के टाइम की है, पर यहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज वगैरह, कुछ ऐसा उत्पादन का कार्य होता था। इंडस्ट्रियल टाउन थे ये। फैशन सिटी भी कहा जाता है। फैशन सिटी, चनूदड़ो को फैशन सिटी भी कहा जाता है। लिपस्टिक के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। ठीक है। मोती, मनके, एकमात्र टाउन जिसका फोर्टिफिकेशन नहीं हुआ था। एकमात्र टाउन जिसका फोर्टिफिकेशन नहीं हुआ था। ये एक ऐसा टाउन था जिसका किलाबंदी नहीं हुआ था। ठीक है। इसका फोर्टिफिकेशन नहीं हुआ था। ये चनूदड़ो की बातें हम लोगों ने समझ ली। याद रखेंगे, कालीबंगा में ब्लैक बेंगल्स मिली है, वहां लिपस्टिक नहीं मिली है। चनूदड़ो में लिपस्टिक मिली है। ठीक है। फैशन सिटी भी कह रहे हैं इसको, और इसको इकोनॉमिक कैपिटल भी कह रहे हैं। अगली बारी आती है राखीगढ़ी की। ये बिगेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। 2015 में ऐसा बात बोली गई। हो सकता है भविष्य में इससे भी बड़ी साइट मिल जाए, लेकिन आज की डेट के अनुसार 2015 में ये सबसे बड़ी बिगेस्ट साइट जो है वो घोषित की हुई है। ये हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर है, घग्गर रिवर के किनारे है। इसको अमरेंद्र नाथ ने डिस्कवर किया था, राखीगढ़ी। इसके बाद बनावली, सिरसा, हरियाणा के अंदर है। RS बिष्ट ने इसको डिस्कवर किया था। यहाँ पे मिट्टी का बना हुआ हल मिला है, मिट्टी का बना हुआ हल मिला है। ठीक है। उसके बाद रोपड़ जो पंजाब में है, इसको यगदत्त शर्मा ने डिस्कवर किया था। यहाँ पे मालिक और कुत्ता एक ही गड्ढे के अंदर, मालिक भी था और एक ही गड्ढे के अंदर कुत्ता भी था। दोनों एक ही साथ दफनाए हुए थे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंसान पशुओं की कद्र करते थे। ठीक है। नेक्स्ट है सरकोतदा। ये गुजरात की साइट है, सरकोतदा। इसको भी जगपति जोशी जी ने डिस्कवर किया था। यहाँ घोड़े की हड्डियां मिली है। यहाँ पे घोड़े की हड्डियां मिली है। रंगपुर गुजरात में है, रघुनाथ राव ने इसको डिस्कवर किया। रंग से रघुनाथ, याद रख सकते हो। धान की भूसी मिली है, राइस हस्क मिला है, यहाँ पे धान की भूसी मिली है। हड़प्पा के लोग, अब आपको पता है कि अलग अलग लोगों ने कहा था कि इनका पतन कैसे हुआ, सबकी बातें अलग अलग थी, लेकिन किसकी बातें मानी किसकी नहीं मानी, तो हमने देखा था, हमने रोमिला थापर का कंसेप्ट जाना था कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे पलायन कर गए। तो अब आप एक बात को देखना, जैसे अब हमने मैप पढ़ा था ना एक, आप देखो ये जो है ये किधर है, ये आपको इस एरिया में दिख रहे हैं। ये हड़प्पा जो है आपको इस एरिया में दिख रहे हैं। अब ये हड़प्पन लोग क्या हो रहे हैं, ये साउथ की तरफ आ जाएंगे, ये साउथ की तरफ आ जाएंगे और इनकी जगह पे
मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से आर्यन लोग यहां पे आने लगेंगे। यानी जिस समय ये यहां से जा रहे हैं उसी समय पे, उसी समकालीन समय पे, उसी साइमल्टेनियस पीरियड में जो सेंट्रल एशिया से आर्यन लोग हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। ये दोनों काम एक साथ हो रहे थे। अब एक बात को समझो, जो ये हड़प्पा लोग थे काफी कुछ बातें जान चुके थे, खेती कैसे होती है, पशु कैसे पाले जाते हैं, यानी अभी जहां भी जाएंगे एक नई सभ्यता को जन्म देंगे, एक नई सभ्यता बसाएंगे। तो यही बातें बोली जा रही है कि भैया जो क्लाइमेट चेंज हुआ था उसकी वजह से ये यहां से छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, अपने आगे जिंदगी बिताने लगते हैं, यानी ये साउथ में चले जाते हैं महाराष्ट्र से होते हुए, और इनकी जगह वैदिक कल्चर यानी आर्यंस लोग आके रहने लग जाते हैं। अब आर्यंस लोग अपनी जिंदगी जीरो से शुरू करेंगे, गांव का उनका कल्चर होगा, ग्रामीण कल्चर के अंदर वो बड़े होंगे, ठीक है। और ये लोग जो है हड़प्पा वाले, ये साउथ की तरफ पलायन कर जाते हैं। हमने प्री हड़प्पा पढ़ लिया, हम लोगों ने हड़प्पा काल पढ़ लिया, अब हम पोस्ट हड़प्पा की बातें करते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना इसमें। ये 2000 बीसी से 700 बीसी का समय था, पोस्ट हड़प्पा का समय। ये वो समय है जब हड़प्पा लोग जो थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले जो लोग थे, वो जा रहे हैं नीचे साउथ की तरफ, और उनकी जगह ऊपर से आर्यन वाले लोग जो हैं वो आ रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, जो ये हड़प्पा वाले लोग थे, इन लोगों ने साउथ में अपनी नई सभ्यताएं बसा ली। उनका नाम था आहार सिविलाइजेशन, जो गुजरात में बसाया इन्होंने, मालवा सिविलाइजेशन जो एमपी में बसाया इन्होंने, जोरवे सिविलाइजेशन जो डैमाबाद यानी महाराष्ट्र में बसाया। आप मैप पे देख सकते हो कौन कौन से कल्चर इन्होंने बसा लिए। ये हड़प्पा था, यहाँ पे तो आर्यन लोग आके रहने लगे, जो येलो सेक्शन आपको दिख रहा है, यहाँ तो आर्यन आके रहने लगे, और ये लोग नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए। ये आपका डैमाबाद है, जोरवे कल्चर डैमाबाद महाराष्ट्र, ठीक है। क्याथा या मालवा कल्चर ये एमपी के अंदर आप देख पा रहे हैं, ये एमपी के क्षेत्र में ये लोग बस जाते हैं, ठीक है। आहार कल्चर ये गुजरात वाले रीजन में, और ये पूरा गणेश्वर जोधपुर कल्चर है, यानी ये साउथ की तरफ आते जा रहे हैं। नोट करो ये सब चीजें। तो ये साइट्स आप लोगों ने देखी, हड़प्पा लोगों ने जो साउथ की तरफ आके सिविलाइजेशन बसाई है, ठीक है। अब हड़प्पा की जगह कौन आ गए हैं, आर्यन लोग आ गए हैं, यानी वैदिक कल्चर अब हमें पढ़ना है। वैदिक कल्चर की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले जो अब ये बस रहे हैं नीचे जाके, इनका प्रमुख कैसे लोग मतलब ये रहते थे, इनका प्रमुख व्यवसाय क्या था, इन चीजों के बारे में बात करते हैं। अब देखो ये अपने बड़े बड़े नगर छोड़ के आए हैं, ठीक है। तो अब ऐसे तो है नहीं ये फिर से शिकारी बन जाएंगे। ये इतना तो समझ चुके हैं कि खेती कैसे होती है, यानी ये लोग रूरल सिविलाइजेशन को अपना रहे हैं। जब ये साउथ की तरफ आते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में आ जाते हैं, रूरल सिविलाइजेशन की तरफ आ जाते हैं। प्रमुख व्यवसाय इनका क्या था, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। प्रमुख व्यवसाय है कृषि और एनिमल हस्बेंड्री, क्योंकि इनको पता है कृषि कैसे होती है, इनको पता है पशुपालन कैसे होता है, ठीक है। घास फूस के कच्चे मकान भी थे, कहीं कहीं आपको पक्के मकान भी देखने को मिलेंगे। ये सभी सभ्यताएं, जितनी भी चारों पांचों सभ्यताएं हमने देखी, आहार थी, क्याथा के अंदर थी, जोरवे थी, ये सभी सभ्यताएं आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड थी और लेन देन होता था, इनका व्यापार आपस में होता था। तो इस तरीके से ये पूरा हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन हम लोगों ने कवर कर दिया है। अब आप याद रखेंगे हमने पढ़ क्या लिया, हमने कौन सा सेक्शन कवर कर लिया है। हम लोगों ने प्री हिस्ट्री पढ़ ली है। प्री हिस्ट्री के अंदर यानी प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोगों ने स्टोन एज पढ़ लिया, पाषाण काल पढ़ लिया। पाषाण काल के 3 हिस्से पढ़े थे हमने, पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण काल, मीजोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक यानी कि नव पाषाण काल। पैलियोलिथिक में 3 चीजें पढ़ी थी हमने, उच्च पूरा पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक,
मिडल पैलियोलिथिक और लोअर पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक ये पढ़ लिया था। उसके बाद मीजोलिथिक, नियोलिथिक पढ़ा। फिर हम लोग आ गए थे पोस्ट हिस्ट्री पे, प्रोटो हिस्ट्री पे। क्या नाम था? प्रोटो हिस्ट्री पे, जिसको हमने आद्य ऐतिहासिक काल कहा है। हम प्रोटो हिस्ट्री पे आ गए थे। प्रोटो हिस्ट्री में हमने देखा इंसान ने मेटल का यूज करना शुरू कर दिया था, और यहाँ पे हमने 3 सेक्शन में ये बातें पढ़ी। बिफोर हड़प्पा, हड़प्पा यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ व्यक्ति कॉपर का प्रयोग कर रहा है, यहाँ कॉपर और ब्रॉन्ज का प्रयोग कर रहा है, कॉपर और ब्रॉन्ज का प्रयोग कर रहा है। और ये हमने पोस्ट हड़प्पा की बातें पढ़ी। पोस्ट हड़प्पा में क्या हो चुका है? हड़प्पा की जगह आर्यंस आके रहने लगे हैं, और ये हड़प्पा लोग नीचे साउथ की तरफ जाने लगे हैं। इतनी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली है, ठीक है। अब इसी के ही आगे की कहानी, यानी अभी हिस्ट्री पे नहीं आए हैं हम, हिस्ट्री के पीछे और प्रोटो हिस्ट्री के बीच में कहीं झूल रहे हैं, जहां हमको अब वैदिक कल्चर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वैदिक कल्चर पढ़ना है। मतलब अब वो समय आ जाएगा जहां पे आपको लिखित साक्ष्य मिलने लगेंगे चीजों के, जहां पे आपको लिटरेरी सोर्स मिलने लगेंगे, यानी कि आपको साहित्य मिलने लगेगा लिखा हुआ। ऋग्वेद की दुनिया अब हम पढ़ेंगे। ऋग्वेद में सारी चीजें जो लिखी हुई है वो साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है, ठीक है। तो हम उसकी बात को नकार सकते ही नहीं है। वो ऋग्वेद के अंदर जो भी लिखा हुआ है बहुत सही लिखा हुआ है। अब हम पढ़ क्या रहे हैं? आपको समय पता होना चाहिए। हम लोग 750 बीसी के आसपास की बातें कर रहे हैं, यानी 1500 से 1000 बीसी की बातें कर रहे हैं, और 1000 से फिर 600 बीसी की बातें हम लेटर वैदिक काल में करेंगे। अब हम वैदिक इरा पे को पढ़ेंगे, यानी आर्यन के कल्चर को पढ़ेंगे। आर्यन लोग जो हड़प्पा के स्थान पे आए हैं अभी, अब हम उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश भी की है। इनकी जगह पे आर्यन आ गए हैं और ये लोग इधर साउथ में आ गए हैं। ये लोग साउथ में आ गए हैं और इनकी जगह यहाँ पे सारे आर्यंस आ गए हैं। समय क्या चल रहा है? 1750 बीसी से 600 बीसी, लगभग 1000 बीसी तक को कह रहे हैं हम आर्यन या वैदिक कल्चर, और 1000 से 600 बीसी वाले को कह रहे हैं लेटर वैदिक। लेटर वैदिक जहाँ पे आयरन का यूज होगा, यहाँ पे आयरन यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर आपकी वो वर्ण व्यवस्था वगैरह आ जाएगी, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये सब लोग आ जाएंगे। यहाँ पे अभी जाति वाति कुछ नहीं है, जाति व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे आयरन का यूज अभी नहीं हो रहा है। आयरन का यूज अभी नहीं हो रहा है 1000 बीसी तक। तो हम आर्यन कल्चर को अब हम पढ़ रहे हैं। शुरू करते हैं आर्यन कल्चर को, या मैं कहूँ वैदिक कल्चर को। पीरियड है 1500 बीसी से 1000 बीसी। कहां से हमको इनके साक्ष्य मिले? इनके लिटरेरी सोर्स हमको मिले, यानी ऋग्वेद के अंदर बहुत सारे हमको इसके प्रूफ्स मिले। सोर्स क्या है? लिटरेचर भी है, साहित्य भी है, और पुरातत्व भी है, यानी आर्कियोलॉजी भी है। दोनों ही सोर्सेज हमको मिले। हमने स्टडी कहां से की? ऋग्वेद से की। ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना यानी ओल्डेस्ट रिटन लिटरेचर है, सबसे पुराना लिखा हुआ साहित्य है, सबसे पुराना लिखा हुआ साहित्य है। ये जो पूरा कल्चर था वैदिक कल्चर, इसका विकास आर्यों के द्वारा किया गया है। आर्य कौन? आर्यन, वो लोग जो घोड़े पे सवार होके सेंट्रल एशिया से यहाँ पे आए थे। वो लोग जो घोड़े पे सवार होके सेंट्रल एशिया से यहाँ पे आए थे, उनको आर्यंस कहा जा रहा है, ठीक है। ये कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे? ये इंडो यूरोपियन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इनको क्या कहते थे? भारोपीय। क्या कहते थे? भारोपीय। भारोपीय मतलब भारत प्लस यूरोपीय। इंडो यूरोपियन कम्युनिटी के थे ये आर्यन। आर्यन शब्द का मतलब होता है बेस्ट, यानी कि जो सबसे श्रेष्ठ है। बेस्ट यानी कि श्रेष्ठ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एविडेंस हमने ऋग्वेद से लिए एक तो, और यही कुछ ऐसी ही बातें जो पर्शिया धर्म है, पर्शियन धर्म है, उसका एक ग्रंथ है जिसका नाम है जेंड एवेस्टा। क्या नाम है? जेंड एवेस्टा। इसके अंदर भी वही सब बातें लिखी हुई है जो ऋग्वेद में बातें हैं। यानी ये प्रूफ हमारा पक्का हो गया था कि जो बातें, जो चीज लिखी हुई है वो 100% बिल्कुल सही है, क्योंकि दो धर्म ग्रंथों ने एक ही समय के जो धर्म ग्रंथ हैं, दोनों ने सेम बातें बोली हुई है। ऋग्वेद ने भी और सेंट एवेस्टा ने भी। इन दोनों के ही अंदर 300 वर्ड्स ऐसे हैं, लगभग 300 वर्ड्स ऐसे हैं जो कॉमन है, यानी आर्यंस लोग आए थे मध्य एशिया से, ये बातें हमें पता लग रही है। लेकिन इस चीज पे अलग अलग जो हिस्टोरियंस हैं उनका विवाद शुरू हो गया। कुछ कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति किसी और चीज से हुई है, कुछ कहते हैं कहीं और से आए हैं। तो अब हम उनकी लड़ाई को समझ लेते हैं कि कौन सा हिस्टोरियन इसके बारे में क्या कहता है कि आर्यन कहाँ से आए हैं, इनकी उत्पत्ति यानी कि इनका ओरिजिन प्लेस कहाँ से है। अब हम उसको समझ लेते हैं।
बाल गंगाधर तिलक कहते हैं ये आर्कटिक रीजन से आए हैं, आर्कटिक रीजन में रहते थे। भैया अब तुम खुद सोचो, आर्कटिक रीजन में टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस, और जहां पे आके ये रह रहे हैं वहां पे टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस। कोई व्यक्ति कैसे सरवाइव कर जाएगा इतना ज्यादा टेम्परेचर रेंज जब हो जाएगा? तो इनकी बात को खारिज कर दिया गया कि बाल गंगाधर बात जो है, बाल गंगाधर तिलक की बातें जो है वो सही नहीं है। फिर उसके बाद दयानंद सरस्वती कहते हैं ये तिब्बत के रहने वाले लोग थे, लेकिन इनकी बात को भी खारिज कर दिया कि अगर तिब्बत के थे तो हिमालय को क्रॉस करके कैसे आए। इस बात का जवाब नहीं था दयानंद सरस्वती के पास। फिर नेक्स्ट हिस्टोरियन है अविनाश चंद्र। अविनाश चंद्र ने कहा आर्यन सप्त सिंधु के निवासी थे, मतलब ये यहीं के ही निवासी थे सप्त सिंधु के। तो फिर इससे पूछा गया अगर ये सप्त सिंधु के निवासी थे तो हड़प्पा लोग कौन थे? ठीक है, अगर आप कह रहे हो ये यहीं के ओरिजिनल मूल निवासी थे तो फिर हड़प्पा कौन थे? मैक्स मूलर, इनकी बात मान्य मानी जाती है, वैलिड मानी जाती है। मैक्स मूलर कहते हैं ये सेंट्रल एशिया के, मध्य एशिया के रहने वाले लोग थे। ठीक है, जब सप्त सिंधु रीजन में आर्यन कल्चर डेवलप हो रहा था, जिस समय सप्त सिंधु रीजन में यानी हड़प्पा को नीचे भेज के जब आर्यन आ रहे थे, उस समय तजाकिस्तान में अदनोव कल्चर जो है वो डेवलप हो रहा था। अब ऐसा थोड़ा ना कि एक ही जगह इंसान रह रहा है, इंसान अलग अलग जगह पे उत्पत्ति हो रही थी। तो यही है सप्त सिंधु रीजन में जब आर्यन कल्चर आ रहा था तब तजाकिस्तान में अदनोव कल्चर यहाँ पे डेवलप हो चुका था, यानी कि अब और दुनिया के अंदर कल्चर्स डेवलप हो रहे थे। ठीक है, अच्छा, जो एक बोगोज़कोई अभिलेख मिले हैं कहीं पे एशिया माइनर में, ये बोगोज़कोई अभिलेख मिले हैं 1400 BC के। ये कहते हैं कि कुछ लोग सप्त सिंधु की तरफ मध्य एशिया से घोड़ों पे गए थे। इन्होंने उस कुछ लोग का नाम नहीं बताया, हम उन लोगों को आर्यंस कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस अभिलेख में लिखा है कि कुछ लोग ईरान के रास्ते घोड़ों पे सवार होके सप्त सिंधु रीजन में गए थे, यानी इंडस वैली वाले रीजन में गए थे, उनको ही हम आर्यन कह रहे हैं। यहां से भी हमको प्रूफ मिलता है कि ये लोग मध्य एशिया से ही आए हैं, ईरान के रास्ते से होते हुए। इनकी विशेषताएं समझते हैं। आर्यन लोगों की क्या विशेषताएं हैं? ये घोड़े का प्रयोग करते थे, इनके पास स्पोक्स वाले व्हील का, स्पोक समझते हो, ये जो होता है ना, ये स्पोक्स होते हैं, ये स्पोक्स वाले व्हील का प्रयोग करने लगे थे। युद्ध रथ का प्रयोग करते थे, मतलब लड़ाई वड़ाई जानते थे। ये सोमरस का प्रयोग करते, ये वो वाली सोमरस नहीं है भाई, दारू वारू, मतलब कुछ मीठा पान करते थे। ये यज्ञ वेदी का प्रयोग करते थे, हवन वगैरह करते थे। स्वास्तिक का प्रयोग बहुत ज्यादा होता था। हड़प्पा में भी स्वास्तिक के मिले हैं चिन्ह, पर ज्यादा नहीं। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्वास्तिक का प्रयोग देखा गया। ये लोग दफना नहीं रहे हैं, ये लोग दाह संस्कार कर रहे हैं, व्यक्ति को जला रहे हैं। इन्होंने कभी भी समुद्र के दर्शन नहीं किए, समुद्र के दर्शन नहीं किए। ठीक है, अब जो लोगों के अंदर ये फीचर नहीं है, जिन लोगों में ये फीचर नहीं है, आर्यन लोग उन लोगों को अनार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अनार्य, यानी जो आर्य नहीं है। नॉन आर्यंस इंग्लिश में कहेंगे और हिंदी में इनको कहेंगे अनार्य। नॉन आर्यंस या अनार्य कहा जाता है जिन लोगों में ये वाले फीचर्स नहीं है। इनका एक्सपेंशन कहां से कहां तक था? नॉर्थ में तुर्किस्तान तक, तुर्किस्तान तक ये फैले हुए थे। साउथ में अरावली तक फैले हुए थे। ईस्ट में देखे तो हिमाचल में फैले हुए थे, और वेस्ट में देखे तो अफगानिस्तान में फैले हुए थे। लेटर वैदिक काल में हम देखेंगे कि फिर हिमाचल से होते हुए पूरा दोआब तक ये लोग कवर कर देंगे, पूरा ब्रह्मपुत्र दोआब तक। अभी जो हम समय पढ़ रहे हैं 1000 BC तक का, इनका एक्सपेंशन हिमाचल तक था, तुर्किस्तान तक था, अरावली तक था और अफगानिस्तान तक था। इन बातों को याद रखोगे, ठीक है। अच्छा, जल्दी से याद बताओ मुझे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसका नॉर्दर्न पॉइंट क्या था? उसका नॉर्दर्न पॉइंट क्या था? जल्दी से याद करो। उसका नॉर्दर्न पॉइंट था मांडा। मांडा जम्मू कश्मीर में है ना, याद आया कुछ? और इसका साउदर्न पॉइंट क्या था? डैमाबाद। हड़प्पा वाले का डैमाबाद यानी महाराष्ट्र के अंदर था। और ईस्टर्न पार्ट क्या था? आलमगीर, यूपी। आलमगीर इलाहाबाद यूपी के अंदर। और वहां पे क्या था अफगानिस्तान में? सरकोतदा, सुतकागेंदर। ये याद करने आप लोगों को। नॉर्थर्न साइड, ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड, ये पेपर में पूछी जाती है। और ये जो बताया हुआ है ये आर्यन का कल्चर है, ठीक है। अब हम ऋग्वैदिक इरा पढ़ रहे हैं, वही आर्यन का ही है। ऋग्वेद के अंदर क्या क्या बातें हैं उनको देखते हैं। ऋग्वेद आपको पता है सबसे पुराना लिखा हुआ साहित्य है, यानी ओल्डेस्ट रिटन लिटरेचर है। ऋग्वेद का उपवेद है, मतलब जैसे एक होता है ना कि समरी टाइप का, ऋग्वेद से बना है उपवेद,
ऋग्वेद का उपवेद का नाम क्या है? ऋग्वेद के उपवेद का नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद, सब वेद कह सकते हो आप इसको, ठीक है? क्या कह रहे हैं? आयुर्वेद। उपवेद है इसका आयुर्वेद। अब जो हम पढ़ते हैं ऋग्वेद वगैरह, ये हकीकत नहीं है, ब्राह्मणों ने इसको अपने हिसाब से बदल दिया है। यानी जो अब हम पढ़ते हैं वो वेदों का आडंबरपूर्ण वर्णन है, ऑर्थोडॉक्स मॉडिफिकेशन है। हकीकत में ऋग्वेद कुछ और ही है, इन्होंने अपना अपना इंटरप्रिटेशन कर दिया। इसीलिए आप देखोगे जब ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब आएंगे, जब ब्राह्मणों का इंटरप्रिटेशन आता है तभी सोसाइटी में जाति व्यवस्था आती है। इन्होंने आते सारा उबड़ खाबड़ काम कर दिया। अब क्या पता क्या वो इंटरप्रेट करके बता रहे हैं ऋग्वेद को, समझ रहे हो बात को? तो ब्राह्मण ने खुद को बहुत ऊंचा बता दिया और शूद्रों को बहुत नीचा बता दिया। इन्हीं की सोच है ये, और इन्हीं की सोच ऐसी थुप गई समाज में कि आज तक वो दिक्कतें चलती आ रही है। ब्राह्मण ऐतरेय और कौशिकी जिसने वेदों का बारे में बताना शुरू किया, इन्होंने अपना ऑर्थोडॉक्स मॉडिफिकेशन किया, आडंबरपूर्ण वर्णन किया। जो इनको पढ़ते हैं, जो वेदों को पढ़ते हैं, जैसे देख लो ना, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, जो जैसे 4 वेदों के ज्ञाता चतुर्वेदी, 3 वेदों के ज्ञाता त्रिवेदी, तो जो इनको पढ़ते हैं उनको क्या कहते हैं? पुरोहित। पुरोहित क्या? यानी होता। होता उस व्यक्ति को कहते हैं जो वेद को पढ़ता है, ऋग्वेद को पढ़ने वाले व्यक्ति को होता कहते हैं, होता, ठीक है? इसमें 10 मंडल हैं। सेकंड और 7th मंडल सबसे पुराना है। 10 मंडल है, जैसे आप देखते हो रामायण के अंदर, महाभारत के अंदर 18 अध्याय हैं, ऐसे ही इसमें 10 मंडल हैं। सेकंड और 7th मंडल सबसे पुराना है, जिसमें 1028 सूक्त है यानी हाइम्स हैं, और 10,462 मंत्रा है। कहीं कहीं लिखे हुए हैं 10,552, ठीक है? तो आप कुछ भी माने, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको टिक करना है। 10,462 इसमें मंत्र हैं और 1028 इसमें सूक्त है यानी हाइम्स है। पहले मंडल में जुआ की बातें हैं, गैम्बलिंग की बातें की हुई है। दूसरे मंडल में देखो पुराना है, कृषि की बातें हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का जिक्र है, तो आप बताएंगे तीसरे मंडल में। चौथे मंडल में कृषि की क्रियाएं हैं, यानी कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। यहाँ एग्रीकल्चर है, यहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। पांचवें मंडल में फायर की और होर्स की बातें हैं, अग्नि की और होर्स की बातें हैं। छठे मंडल में एक शब्द है हर्यूपिया। क्या है? हर्यूपिया। इस शब्द का मतलब ये है कि हड़प्पा के पतन की वजह आर्यों को माना जा रहा है। हड़प्पा के पतन की वजह आर्यों को माना जा रहा है। भाई आर्यों के आने की वजह से हड़प्पा का पतन हुआ है। इन दोनों को लिंक किया हुआ है किस शब्द से? हर्यूपिया से। और ये हर्यूपिया शब्द कौन से मंडल में मिला है? 6th मंडल में आपको मिला है। 7वां मंडल हवन पूजा और 10 राज युद्ध के बारे में जिक्र करता है। हवन पूजा और 10 राज युद्ध के बारे में जिक्र करता है। 10 राज युद्ध क्या था? आपको पता है आर्यन लोग कबीलों में रहते थे, है ना? मतलब अपना ऐसे ग्रुप बना के रहते थे, कबीलों में रहते थे। तो एक कबीला था भरत नाम का। भरत कबीले के राजा थे, क्या नाम है उनका? सुदास। सुदास नाम के राजा थे। इन राजा की अन्य 10 कबीलों से लड़ाई हो गई। उन 10 कबीलों में 5 आर्यन थे, 5 नॉन आर्यन थे, और जो ये लड़ाई हुई, इस लड़ाई को नाम दिया दसराज युद्ध। इसका जिक्र 7th मंडल में है, और जीत किसकी होती है? भरत कबीले के राजा की जीत होती है, जिनका नाम था सुदास। 8वें मंडल में अनार्यों का वर्णन है। किसका? अनार्यों का वर्णन है, यानी नॉन आर्यंस का वर्णन है। 9th में सोमरस का वर्णन है, और एक स्टेटमेंट लिखी हुई है 9th में कि मैं कवि हूं, यानी ये खुद को बता रहा है। मैं एक इंटेलेक्ट हूं, यानी मैं बुद्धि वाला हूं, यानी मैं ब्राह्मण हूं। माँ अनाज पीसती है, यानी माँ शूद्र है। पिता वैद्य है, यानी पिता वैश्य जाति से बिलोंग कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वैश्य जाति से बिलोंग कर रहे हैं। फिर भी हम साथ साथ रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ जाति पाति नहीं है ऋग्वेद के अंदर। लेकिन जैसे ही लेटर वैदिक काल आएगा, ब्राह्मण जब इसको अपने हिसाब से और ज्यादा इंटरप्रेट करेगा, वो सारे जाति सिस्टम को, वर्ण सिस्टम को इसमें ले आएगा। ठीक है, मैं कवि हूं, मैं ब्राह्मण हूं, माँ अनाज पीसती है यानी माँ शूद्र है, पिता वैद्य है यानी वो वैश्य है, और फिर भी हम साथ साथ रहते हैं। 10वां मंडल बहुदेववाद की बातें करता है, मल्टीथीस्ट की बात करता है, बहुत सारे भगवानों की बात करता है। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी धरती एक है, वसुधैव कुटुंबकम 10वें मंडल के अंदर है। वर्ण व्यवस्था देखो 10वें के अंदर है, वर्ण व्यवस्था
10वें के अंदर है, 9वें में नहीं है, और वो वाली लाइन जो है वो 9वें में ही है, समझ रहे हो। 10वें मंडल के अंदर वर्ण व्यवस्था का जिक्र है, सरस्वती वंदना का जिक्र है, विवाह संस्कार का जिक्र है, यानी मैरिजेस, टाइप ऑफ मैरिजेस बताए हुए हैं 8 प्रकार के, कि ये राक्षस विवाह माना जाता है, ये देव विवाह माना जाता है, इस तरीके से अलग अलग 8 प्रकार के विवाहों का जिक्र है। तो कौन से मंडल में कौन सी बातें हैं आपको एक बार थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये ऋग्वैदिक लोग का निवास स्थान कहाँ था। ऋग्वेद के जो लोग थे, ऋग्वैदिक लोग थे, वैदिक इरा के, इन लोगों का निवास स्थान कहाँ था, कहाँ से थे ये, कहाँ रहते थे। तो आपको पता है रहने के लिए नदियां जरूरी है, तो नदी के किनारे ही रहते होंगे। तो ये अफगानिस्तान वाले रीजन में और पाकिस्तान और इंडिया, यानी ऑलमोस्ट हड़प्पा वाले एरिया को ही कवर किया था ना इन्होंने। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, कौन कौन सी नदियां थी और ये नदियों के पुराने नाम हैं, ये नदियों के ओल्ड नेम है, पेपर में पूछ लिए जाते हैं। कुंभा नदी के किनारे रहते थे कुछ लोग, पहले कहते थे उसको, ठीक है, काबुल नदी, सॉरी ये न्यू नेम है, न्यू, और ये ओल्ड नेम है, ये ओल्ड नेम है, ठीक है। गोमल, गोमल को कह रहे हैं गोमती नदी। कुर्रम, कुर्रुम यानी कुर्मू नदी, पाकिस्तान और इधर आ जाते हैं हम इंडिया की तरफ। यहाँ पे है सप्त सिंधु रीजन, इंडस सिंधु नदी। झेलम इसको कहते हैं वितस्ता। चेनाब पुराना नाम था अक्सिनी। रावी पुराना नाम है पुरुषनी। ब्यास पुराना नाम है बिपाशा। सतलुज और पुराना नाम है शताद्री। इन नदियों के किनारे लोग रहते हैं, ठीक है, जिनको ऋग्वैदिक इरा के आर्यन श्लोक कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम, इन पुरानी नाम याद रखना नदियों के। इनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, इनका पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक प्रणालियां इनकी कैसी थी। सबसे ऊपर राजा होता था, सबसे ऊपर राजा होता था, यानी राजतंत्र है, लेकिन ये राजा चुनाव से आता था, यानी वहां गणराज्य है, रिपब्लिक सिस्टम है, ऐसा नहीं है राजा का बेटा राजा बनेगा। ऑटोक्रेटिक सिस्टम था, राजतंत्र व्यवस्था थी, लेकिन गणराज्य था, राजा का चुनाव किया जाता था। इस राजा, ये राजा वो नहीं है क्राउन पहन के एक जगह बैठ गया, ये राजा इनकी सुरक्षा करने के लिए है। पूरे समूह में से एक व्यक्ति को कह देंगे तू राजा है भैया, तू अब डंडा लेके खड़ा हो जा बाहर और तुझे हमारी रक्षा करनी है, और कबील के लोगों से, और जो दूसरी जाति के और कबीले के जो लोग हैं वो यहाँ पे आके आक्रमण ना कर दें, एनिमल्स हमारे सामान को नुकसान ना पहुंचा दे। इन चीजों की प्रोटेक्शन के लिए राजा बनाया जाता था, और उस राजा को सलाह देने के लिए 4 तरीके की एडवाइजरी काउंसिल होती थी, 4 तरह की सलाहकार समिति होती थी। कौन सी थी वो? सभा, समिति, गण और विदत। सभा, समिति, गण और विदत याद रखेंगे। इनमें महिलाओं को जाने की भी परमिशन थी, यानी महिलाओं को पूरा सम्मान दिया जा रहा है ऋग्वेद के अंदर भी। सभा, ग्रुप ऑफ ओल्ड पीपल, जो बुजुर्ग लोग थे, बुजुर्ग लोगों के समूह को सभा कहते हैं। ये सभी लोगों की जो ऑल पीपल है, जहां सारी तरीके के लोग बैठे हैं, सभी वर्ण व्यवस्था तो थी नहीं ना इतनी ज्यादा, जहां पे सब लोग बैठे हैं, जवान बुजुर्ग सब बैठे हैं, उसको समिति कह रहे हैं। जहां सिर्फ बुजुर्ग लोग रहते हैं उसको सभा कह रहे हैं। सलाह देने के लिए 4 समितियां हैं। गण, इसका फंक्शन कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ है कि ये काम क्या करती थी। विदत, आर्मी काउंसिल थी, लेकिन राजा की कोई परमानेंट आर्मी नहीं होती थी, कोई भी परमानेंट आर्मी नहीं होती थी। जब भी जरूरत होती थी 4-5 बंदे अपने साथ ले जाता था, कहीं लड़ाई वड़ाई करनी थी। कोई परमानेंट आर्मी इस वक्त राजा की नहीं होती है, ठीक है। ये आर्मी काउंसिल है, ये सभी लोगों का समूह है, ये बुजुर्ग लोगों का समूह है, ठीक है। गण का क्या काम है कहीं बताया नहीं हुआ है, महिलाएं भी इनका हिस्सा होती थी। अब ये शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बाली, बाली क्या होता था? ये एक वॉलंटरी टैक्स था, अपनी मर्जी से दिया जाने वाला टैक्स था, राजा को देते थे, बदले में राजा हमारी प्रोटेक्शन करता है। आपका मन है तो दे दीजिए, नहीं है तो मत दे दीजिए। अब जैसे कोई वैश्य है, कोई जो भी काम कर रहा है, वो उपहार देता था राजा को, किसके बदले? कि तू मेरी सुरक्षा कर रहा है, तुझे उपहार दे रहा हूं, इसको हम वॉलंटरी टैक्स कहते हैं। पैसा तो था ही नहीं इस समय, बार्टर सिस्टम चल रहा था, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, पैसा था ही नहीं, तो सामान देते थे, उसी को ही बाली नाम का टैक्स कह रहे हैं। कोई परमानेंट आर्मी नहीं थी राजा की, मैंने आपको पहले ही बताया। गाय को शक्ति के सिंबल की तरह यूज करते थे, गाय को, जिसके पास जितनी गाय वो उतना शक्तिशाली, और गाय के लिए ही युद्ध होता था, काव के लिए ही युद्ध किया जाता था, लोग लड़ते थे गाय के लिए। और गोप्ता जनस्य, ये एक राजा की उपाधि होती थी, जिसका अर्थ था कबीले के संरक्षण, कबीले के संरक्षक। राजा का एक पद होता था, राजा कौन है? जो उस कबीले को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको क्या कहते थे? गोप्ता जनस्य, गोप्ता जनस्य, ठीक है, इसको याद रखना। गाय को वैदिक काल में अघन्य कहते थे। अघन्या का मतलब है जिसको नहीं मार सकते, ना मरने योग्य,
अघन्य कहते थे गाय को कि मारोगे नहीं इसको, क्योंकि पावर का सिंबल था, बहुत रिस्पेक्ट थी गाय की। अब इसके आर्थिक व्यवस्था को पढ़ते हैं। पूरी जनजातीय समुदाय था, पूरा ट्राइबल सोसाइटी थी, कबीलों में लोग रह रहे हैं। सबसे इनका मेन काम था पशुपालन और दूसरा मेन काम था इनका कृषि। बार्टर सिस्टम चलता था, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु के बदले वस्तु। कोई करेंसी सिस्टम नहीं था इस समय पे। लोहे का यूज अभी नहीं हो रहा है, लोहे का यूज लेटर वैदिक काल में होगा, अभी लोहे का यूज जो है वो नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोशल सिस्टम यानी सामाजिक व्यवस्था क्या थी? पितृसत्तात्मक था। हमने हड़प्पा को मात्र सत्तात्मक कहा, मैट्रियार्की कहा। क्यों कहा? क्योंकि लड़ाई के कोई साक्ष्य नहीं मिलते। आप देख रहे हो यहाँ पे युद्ध के घोड़े थे इनके पास, यानी पैट्रियार्की सोसाइटी थी, पितृसत्तात्मक थी। और धर्म वर्म जो था ना, रिलीजियस ऐसे नहीं है पूजा पाठ ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते थे। धर्म को ये सामाजिक तरीके से लोगों को शांति रखने के लिए धर्म का प्रयोग करते थे, यानी सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए धर्म का उद्भव हुआ था। ठीक है, बेसिक यूनिट क्या थी? कुल। जैसे आप कहते हैं ना आपका कुल क्या है, तो कुल बेसिक यूनिट थी कुल। कुल से मिलके बनता था ग्राम, ग्राम से मिलके बनता था विश्व, विश्व से मिलके बनता था जन, जन से मिलके बनता था राष्ट्र। जैसे भाई अभी नहीं होता गांव, गांव से फिर शहर, शहर से राज्य, राज्य से देश, इसी तरीके से ये सबसे छोटी यूनिट थी कुल। कुल से फिर गांव बना, गांव से विश्व बना, विश्व से जन बना, जन से राष्ट्र बना। ठीक है, वर्ण व्यवस्था थी यहाँ पे। प्रोफेशन के आधार पे, कार्य के आधार पे, किसी के सरनेम या कास्ट के आधार पे उसको नहीं जाना जाता था, काम के आधार पे जाना जाता था। आज मैं अगर शूद्र जाति का कोई काम कर रही हूं तो मैं शूद्र होगी, मैं अगर कल को डॉक्टर बन गई तो मैं वैश्य जाति में आ जाऊंगी, मैं कल को अगर सैनिक बन गई तो मैं क्षत्रिय में आ जाऊंगी। यानी काम के आधार पे मेरी जाति वर्ण व्यवस्था बांटी जाती थी। गोत्र किसको कहते हैं? जहां सारी काव को एक साथ रखा जाता था, जहां पूरी बहुत सारी गायें होती थी, गाय को शक्ति का सिंबल मानते थे। राजा जिस स्थान पे सारी काउज को इकट्ठा करके रखता था उस स्थान को गोत्र कहते थे। लेकिन आज के टाइम में आपको पता है गोत्र आपकी फैमिली के सिंबल है ना, कि आपका गोत्र क्या है। हमारा गर्ग है, मित्तल है, इस तरीके से अलग अलग लोगों के गोत्र होते हैं। बाद में ये कुल की पहचान के लिए प्रयोग होने लगा, लेकिन शुरुआत में गोत्र का मतलब क्या था? जहां पे गाय को यानी पावर को इकट्ठा करके रखते थे। महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी, हमने देखा सभा समिति में उनको बैठने की इजाजत थी, यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, लैंगिक विषमता नहीं थी, पुरुषों और महिलाओं में भेदभाव नहीं होता था, सभा समिति में भाग ले सकती थी। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार भी था, वो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती थी। शिक्षा के अधिकार को कहते थे उपनयन, इनको उपनयन का अधिकार था। विदुषी महिलाएं, विदुषी महिलाएं किनको कहेंगे? जो शिक्षित महिलाएं थी, जो लिटरेट थी। कौन कौन थी? अपाला, घोषा और लोपमुद्रा, ये 3 महिलाओं के नाम है जिन्होंने काफी अच्छी खासी पढ़ाई की थी। ठीक है, पर्दा और दहेज प्रथा नहीं थी। देखो कितना अच्छा सिस्टम है, कितना पुराना, और उस समय भी पर्दा और दहेज प्रथा नहीं थी। ये ब्राह्मण लोगों ने आके वेदों का इस तरीके से उच्चारण किया, इस तरीके से इंटरप्रिटेशन किया कि पूरे सिस्टम को ही खराब करके रख दिया। पर्दा और दहेज प्रथा नहीं थी। नियोग प्रथा थी। नियोग प्रथा क्या होती है? जब किसी का हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है और वो चाहती है कि बच्चा पैदा हो, तो वो अपने देवर या जेठ से उस बच्चे को पैदा करती थी, और ये वॉलंटरी था, जरूरी नहीं था, किसी महिला पे दबाव नहीं था। अगर महिला चाह रही है बच्चे को पैदा करना, तो पति की मृत्यु के बाद देवर या जेठ से बच्चे पैदा करना, इसको नियोग प्रथा कहते थे, और ये वॉलंटरी थी, ये इस समय में थी। निष्क्रिय, यानी निष्क्रिय का मतलब है आभूषण, ये लोग आभूषण पहनते थे। ठीक है, ये लोग आभूषण पहनते थे। इसके बाद धार्मिक व्यवस्था की बात करते हैं, इसको हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, धार्मिक जो है इसका पूरा आगे बहुत सारा भी वैदिक कल्चर हमें पढ़ना है। धार्मिक वाला जो रीजन सेशन है ये हम अपनी नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको बातें समझ आ गई। पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम कहाँ से आए हैं, कौन है, इन सब चीज़ों को हमने जाना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।